समय भी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा आवाज़ ऐसी लगे कि जिंदा है। क्या क्या पढ़ लिया है उद्यमिता में? क्या तो कुछ नहीं पढ़ा। उद्यमिता में क्या क्या पढ़ लिया है ये तो बता दो। उद्यमिता का परिचय पढ़ लिया है, पूरे चारों पॉइंट भी याद है उसके। ओके, फिर उद्यमिता के बारे में सामान्य परिचय या परिभाषा लिखने को आएगी तो वो भी बता दोगे कि किसने क्या लिखा हुआ है। उद्यमिता के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं जो उनकी मेंस की आंसर राइटिंग में आपको बार बार उनको यूज़ करना पड़ेगा, और उसी के थ्रू आप मतलब आज से आंसर राइटिंग भी करवाएंगे। अभी कुछ क्वेश्चन देंगे आज लिखने को, तो उसको पढ़ करके कल लिख करके आएंगे, और वो लिख करके आएंगे तो पहले आज रात में ग्रुप में ही डाल देंगे आप वो, ताकि एक दूसरे के उत्तर सभी लोग देखें और एक दूसरे से सीखें, और फिर उसके आइडियल उत्तर हम बता देंगे कि क्या और उसमें सुधार हो सकता है। तो आज से लेखन अभ्यास शुरू करेंगे अपन। और इसके अलावा आपको ये बता दिया है कि उद्यमिता में आखिर उद्यमिता का जो विचार है वो कैसे निर्मित होता है। तो उसमें दो तरीके की बात कर ली है, मानसिक और भौतिक, और उन दोनों चरणों में आप लोगों को याद भी है। एक बार फटाफट बता दीजिए कि मानसिक चरण में क्या क्या था। जोखिम जो था, साहस जो था, अवसर खोजना था, नवाचार था, या सृजनात्मकता भी कह सकते हैं उसको नवप्रवर्तनकारी भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद भौतिक में अपन लोगों को पूंजी जुटाना था या भौतिक संसाधन जुटाना था, जिसमें भूमि, श्रम और पूंजी। इन पे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट कहे हैं जिनका उत्तरों में इस्तेमाल करना है। जैसे एक पीटर ड्रकर का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि उद्यमिता मिट्टी के ढेर को सोने में बदल सकती है। जे.एस. मिल ने भी कुछ कहा है। जे.एस. मिल ने समन्वय की बात की है। इसके अलावा एक ने और बताया है, हाँ, फ्रेडरिक ने क्या कहा है, फ्रेडरिक हाइसिवन ने क्या कहा है, हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद आज से आप लोगों को जो है, कल आपको हमने यहाँ पर छोड़ा था कि उद्यमी और उद्यमिता की विशेषताएं, मतलब या तो प्रश्न ये बनेगा कि उद्यमी की विशेषताएं, उद्यमी का मतलब एक व्यक्ति की बात हो गई है, और उद्यमिता का मतलब एक विचार की बात हो गई, एक एक्शन की बात हो गई। ये तो एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाली एक वृहद क्रिया है। इस पे क्या उद्यमी की विशेषताएं और लक्षण हैं, मतलब कि कॉमन किसी भी तरीके का व्यवसाय, किसी भी तरीके का उद्यमी हो, उस उद्यमी में क्या क्या विशेषताएं और लक्षण आपको देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन चाहे उद्यमी आए और चाहे क्वेश्चन उद्यमिता आए, यदि ये प्रश्न देखिए, अब ये अपन ने इसको पढ़ा, लेकिन आपके दिमाग में ये याद रखना चाहिए कि इसमें 2 मार्क्स का भी सवाल आ जाए, अगर 2 नंबर का आ जाए कि उद्यमिता की विशेषताएं बताइए या उद्यमी की विशेषताएं बताइए, तो हमको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। 7 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है और 10 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। मतलब कि कभी भी कोई भी प्रश्न इस आधार में नहीं पढ़ा जाता है कि ये 7 ही नंबर का आएगा तो हमसे बनेगा। ये 2 नंबर का आएगा तो भी हम लिखना जानते हैं, 7 का आएगा तो उसके लिए अलग तरीके की अप्रोच है, 10 नंबर का आएगा तो उसके लिए पूरा मतलब सब चीज़ों का, इस पे एक एक चीज़ की डिटेलिंग देना पड़ेगी हमको। कुछ नए तरीके के प्रमाण, नए तरीके के तथ्य, नए तरीके के बजट, नए तरीके के इन्फॉर्मेशन, हालिया उदाहरण, कई सारी चीज़ों से। लेकिन 10 मार्क्स का आएगा तो इसी चीज़ों को हम ब्रॉड करेंगे। लेकिन 2 नंबर में आएगा तब क्या करेंगे, यदि इसी में निबंध भी लिखने को आ गया तो हम निबंध भी लिख सकते हैं। जब तक ये अप्रोच नहीं होगी तब तक आदमी मेंस की तैयारी नहीं कर सकता है। मेंस की तैयारी के लिए तरीका ये है कि आप केवल कंसेप्ट को इस लेवल पर ले आइए, इतना कंट्रोल ले आइए उस कंसेप्ट में कि फिर प्रश्न कोई भी हो, प्रश्न कितने भी मार्क्स का हो, जगह कितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी पेज हों, हम उसको लिख पाएँ। तो 2 नंबर में आएगा तो क्या आएगा, देखिए पहली बात तो चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो 7 और 10 मार्क्स के हों, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे और भी अलग अलग व्यवसाय हो, प्रबंधन हो, किसी भी चीज़ पे ये 4 रूट कॉज तो हमेशा होते हैं। जैसे इतिहास के 4 रूट कॉज होते हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये पक्का है वहाँ पर कि जो भी चीज़ होगी इतिहास में वो समाज को प्रभावित करेगा। समाज से ही अर्थव्यवस्था बनी है तो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, और समाज का एक अंग संस्कृति है तो वो सांस्कृतिक पहलुओं को भी प्रभावित करेगा, और समाज ही जाकर के आगे राज्य का निर्धारण करता है। समाज शिक्षित होगा तो राज्य की जो सरकार होगी वो इस्टेब्लिश होगी, अपने अधिकारों के लिए हम सचेत रहेंगे। तो ये 4 रूट कॉज आज से हमेशा याद रखना है कि 7 नंबर या 10 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमको उसको खोलना, उसको पूरी तरीके से विभक्त करना हमको आना चाहिए कि इसमें कितनी तरीके के एस्पेक्ट, इसके आयाम कितने तरीके के बन सकते हैं।
तो जब यहाँ पर आया कि उद्यमिता की या उद्यमी की विशेषताएं और लक्षण, तो थोड़ा दिमाग लगाए और ये लगा करके आए कि इसमें कुछ चीज़ तो ऐसी हैं जिसको हमने, जैसे ये यहाँ पर भी लिख, ये भी जरूरी नहीं है कि ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखी है तो ये यहीं पर है, वो तो टाइपिंग के क्रम पर उनने उसको वहाँ कर दिया। लेकिन हम आधारभूत विशेषताओं को शायद सबसे पहले लिखते, वैयक्तिक विशेषताओं को बाद में लिखते। तो एक शब्द चीज़ हमने लिख दिया कि आधारभूत विशेषताएं, अन्य विशेषताओं से ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर आधारभूत विशेषताएं। इसका मतलब ये निकलता है कि किसी भी तरीके का व्यवसाय व्यापार हो, किसी भी तरीके की नई सोच हो, एक उद्यमी को, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर का हो, चाहे ऑटोमोबाइल के सेक्टर का हो, चाहे मेडिकल सेक्टर का हो, लेकिन ये ऐसी विशेषताएं हैं जो सब में काम कर जाएंगी, सबके सब में काम कर जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हो सकता है कि सामाजिक विशेषताओं में एक दो पॉइंट जो हों वो प्रत्येक तरीके के उद्यमी में मतलब एप्लीकेबल ना हो, लेकिन आधारभूत विशेषताएं इनमें से कोई भी इसमें से ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी भी क्षेत्र के उद्यमी में काम ना कर पाएँ। तो दिमाग में ये बनाना चाहिए कि अगर आधारभूत करके कोई, अगर हम साइड हेडिंग दे करके अपनी बात करते हैं या प्रश्न ही आ जाए कि उद्यमिता की आधारभूत विशेषताएं बताइए, तो वहाँ पर आधारभूत का मतलब ये है कि इसके बिना एक उद्यमी अपने व्यवसाय की कल्पना कर ही नहीं सकता, ये आपको सोचना है। फिर इसके बाद हमने जैसे लिख दिया है, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है वैयक्तिक विशेषताएं। वैयक्तिक विशेषताएं का मतलब ये होता है, देखिए वैयक्तिक विशेषताएं का मतलब ये समझिए कि किसी भी तरीके का कोई भी नए तरीके का व्यवसाय हो, हर तरीके के व्यवसाय में, हर ही तरीके के व्यवसाय में प्रत्येक व्यक्ति को उस पेशे के लिए एक विशिष्ट तरीके का आचरण चाहिए। डॉक्टर के लिए एक अलग तरीके का आचरण चाहिए, शिक्षक के लिए एक अलग तरीके का आचरण चाहिए और कलाकार को अलग तरीके का आचरण चाहिए। तो वैयक्तिक विशेषताओं का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी उद्यमी हो, किसी भी उद्यमी में कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या रहेंगे, ये कॉमन फैक्टर उद्यमिता में रहेंगे। लेकिन हाँ, यदि यहाँ पर अगर उद्यमिता पर यहाँ पर लिख दिया जाए कि यहाँ पर शैक्षणिक उद्यमिता अगर आ जाए कि शैक्षणिक क्षेत्र में हमको नवाचार करना है, तो यहाँ पर शायद चौथी या पांचवी चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पर टाइम पंक्चुअलिटी, समझ रहे हैं ना। शैक्षणिक क्षेत्र में क्या आ जाएगी चौथे नंबर पर, समय प्रबंधन। यहाँ पर प्रबंधकीय कौशल है लेकिन विशिष्ट तरीके से होता समय प्रबंधन। यहाँ पर एक और चीज़ चली जाती गरिमामय आचरण, यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती मर्यादा, एक और चीज़ आ जाती अद्यतन रहना, अपडेट रहना, अपने आप को नॉलेज से अपडेट करना। लेकिन व्यवसाय के लिए अलग तरीके की चीज़ है। व्यवसाय के लिए एक न्यूनतम लाभ की प्राप्ति, न्यूनतम लाभ की प्राप्ति होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्ता में सतह, यहाँ पर मांग और पूर्ति के लिए बहुत ही तरीके से अपने आप को अपडेट करना। तो यहाँ पर ये वैयक्तिक विशेषताएं अलग, लेकिन यहाँ पर जो विशेषताएं लिखी हुई हैं, ये विशेषताएं प्रत्येक तरीके के उद्यमी में ये कॉमन तरीके से काम करेंगी। यही सारी चीज़ें हैं कि आर्थिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो ये आर्थिक विशेषताएं का मतलब यहाँ पर है कि उद्यमिता में इकोनॉमिक कौन कौन से पॉइंट हैं जो डायरेक्टली, मतलब उद्यमिता किन किन चीज़ों, आर्थिक खंड की किन किन चीज़ों को उद्यमिता अपने में समाहित किए हुए है। और फिर उसी तरीके से यदि अर्थ कहीं का अच्छा है, मतलब कहीं की इकोनॉमी अच्छी है, कहीं का मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो अंत में जा कर के वहाँ का जो समाज है वो समाज में भी परिवर्तन होगा और फिर ये उद्यमी समाज को भी परिवर्तित करेगा और फिर ये समाज उद्यमी को भी मतलब एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये चार चीज़ें आप लोगों को जोड़ करके याद करके रखना है कि किस तरीके से उत्तर लिखना है। 10 मार्क्स का देंगे इस बार आप लोगों के प्रश्न में। जब पेपर आएगा तो 10 नंबर के जो 3 क्वेश्चन रहेंगे उसमें सभी से बता रहे हैं, अभी तो अभ्यास है, तो ये 10 मार्क्स का आएगा। 7 मार्क्स या 10 मार्क्स का पेपर में भी मिलेगा, मतलब कोई शक ही नहीं, कोई संदेह ही नहीं कि ये पेपर में मिलेगा नहीं है। पहली बार सिलेबस चेंज अभी पेपर अभी होगा अक्टूबर में, तो आप लोग देखिएगा कि ये प्रश्न आया है कि नहीं, ठीक है। तो अभी इसको रट लेना का ही मामला है, थोड़ा बहुत जो डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी वो हम आपको दे देंगे। तो उद्यमी और उद्यमिता की विशेषताओं के लिए यहाँ पर सर ने 4 तरीके की बातें की हैं। देखिए जब आप लोग कई बार रिवीजन कर लोगे ना, तो कई बार रिवीजन करने में आपको ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि एक जगह पर लिखा हुआ है, एक जगह पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग में वैयक्तिक, ये याद रखना पड़ेगा। वैयक्तिक का मतलब इंडिविजुअली वही है कि कैसे प्रभावित कर रहा है, तो इसको आपको स्कैन करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि यहाँ पर लिखा हुआ है वैयक्तिक, एक लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, आधारभूत। सामाजिक भी लिखा हुआ है और सामाजिक के अलावा क्या लिखा हुआ है, आर्थिक भी लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। आधारभूत विशेषताओं में हमने ये वाली चर्चा कर ली है कि व्यवसाय शुरू करेंगे तो उसमें रिस्क तो रहेगा ही, तो रिस्क तो बिल्कुल रहना ही है। एक ही चीज़ फिक्स है और वही रिस्क है।
बिना रिस्क के नए उद्यम की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 मार्क्स का सवाल आता है तो 2 नंबर के सवाल में हमारे पास जगह बहुत ही कम रहेगी। हो सकता है कि वो इस बार 2 ही लाइन दें, अभी तक तो 3 लाइनें दे देते थे, 2 लाइन दे दें। आप एक पे लिख सकते हैं आधारभूत, वहां पर अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आधारभूत विशेषताएं वो प्रश्न में है उद्यमिता की विशेष। इधर ध्यान दो, तुम हमको देखो केवल। तो आधारभूत करके अंडर डैश कर दिए, और डैश करके आप चाहे तो ABCD या रोमन के 1 2 3 4 से कॉमा कर करके भी लिख सकते हैं। जोखिम वहन पॉइंट दे दें तो दे दें, ऐसे भी करें, उत्तर हमारा उसमें भी नहीं बदलेगा। दूसरी लाइन पर हम पुनः लिखेंगे सामाजिक, और पूरे पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है 4, लेकिन 3 पॉइंट भी यदि एक लाइन पे आ गए कॉमा करके या 1 2 3 करके तो पर्याप्त है। और इसी तरीके से आप आर्थिक भी कर सकते हैं, तो तीसरी लाइन पूरी तरीके से कॉपी हो गई। जब 7 मार्क्स का आया तो 7 मार्क्स में आपने इन फ्लो चार्टों का मदद लिया, क्योंकि फ्लो चार्ट के दम पर ही आप पूरी बात वहां पर कर पाओगे। कुछ चीज़ों की डिटेलिंग आप यहीं पर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि संसाधनों के सृजन के बाद अगली लाइन पर ही आप आर्थिक वातावरण, यहाँ पर ही हल्का सा, मतलब ऐसे 4 खंड बनाए और यहाँ पर ही इसकी हल्की सी डिटेलिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका उत्तर बनेगा। अभी फिलहाल इसको रट लेना बेहतर है। आधारभूत विशेषताओं में ये पूरे के पूरे आपको नाम याद हैं। 1 नंबर है जोखिम वहन। जोखिम के अलावा, जोखिम वहन के अलावा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लिख देते हैं कि ये जोखिम रहेगा, और इसके बाद यहीं पर आप जोड़ दीजिए कि जोखिम के अलावा साहस। ये दोनों शब्द एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो यहाँ पर ही आपको आधारभूत विशेषताओं पर याद रखना पड़ेगा। जोखिम आया तो साहस तो आएगा, नहीं तो उद्यमिता कैसे होगी। फिर उसके बाद एक नई तरीके की चीज़ यही है कि आप लोग कहते हैं जिसको सृजनात्मकता या क्रिएशन, नई चीज़ का निर्माण करना, तो आप पहले कह सकते हैं नवाचार, पहले कह सकते हैं नवाचार या इनोवेशन। और उस नवाचार, और देखिए नवाचार एक विचार है, नवाचार एक विचार है, मस्तिष्क की एक गतिविधि है नवाचार। और जब वो गतिविधि यथार्थ रूप ले लेती है तो उसको ही कहा जाता है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब सृजन करना। जब तक दिमाग में कोई थॉट था तब तक वो विचार था, और जब विचार अपना मूर्त रूप ले लिया तो वो सृजन हो गया, एक वस्तु का सृजन हो गया। जब हम बोल दिए विचारों का सृजन, और विचारों के सृजन से बनने वाली चीज हो गई सृजनात्मकता। तो एक चीज आपको याद रखना है आज से, जोखिम। दूसरी चीज याद रखना है साहस। तीसरे नंबर पर याद रखना है आपको नवाचार, और नवाचार का परिणाम क्या है, सृजनात्मकता। और फिर इन सब चीज़ों के बाद आपने वस्तु और प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन उसको यूटिलाइज कर पाना है समाज में। इसके लिए आपने क्या किया है, अवसरों को आवश्यकताओं को उजागर करना। जम्हाई कम लो बेटा जरा, अवसरों को, आवश्यकताओं को उजागर करना और उसकी पूर्ति करना। तो एक और पॉइंट आपका यहाँ पर क्या हो गया है, अवसरों को खोजना। और अवसरों के खोजना के बाद फिर यही लिखा हुआ है, उपक्रम की स्थापना, संचालन। और भी पॉइंट इसमें जुड़ सकते हैं, नहीं लिखवाए गए हैं क्योंकि आपने पहले पढ़ चुका है। समन्वय, संगठन का निर्माण, समन्वय, नियंत्रण, पूंजी का निवेश, विपणन, बाकी की सारी चीज़ें। तो आज से उद्यमिता की अगर आधारभूत विशेषताएं आ जाएं 5 नंबर की, 7 नंबर की, तो आपसे लिखते बनना चाहिए। डिटेलिंग वही चलेगी जोखिम को लेकर के। उद्यमी जोखिम बिल्कुल करेगा ही करेगा, उसके बारे में जो कोड आपने लिखा है उसके बिना ये बात पूरी नहीं हो पाएगी। वैयक्तिक विशेषताएं देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यह एक आचरण है। आचरण का देखिए, एक चीज़ तो ये होता है कि एक होता है लक्षण। लक्षण और आचरण। आचरण का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे विद्यार्थी का क्या आचरण होना चाहिए अभी अपने जीवन पर, कि विद्यार्थी को पढ़ना बहुत अच्छे से चाहिए, शिक्षक की बात माननी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं। लेकिन जब एक होनहार विद्यार्थी होता है तो वो रास्ते के टाइम पर भी विचार वही करता है जो उसके एजुकेशन से रिलेटेड है। यदि उसको कोई यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है और उस बैनर में यदि किसी सरकार की योजना के बारे में जिक्र है, तो हो सकता है कि वो रोड में चल रहा है और वो थोड़ी देर के लिए यदि खड़ा है तो 4 तरीके के पोस्टर में, एक में मूवी का ऐड है और एक में किसी योजना के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कोई जिक्र है, तो वो उसको भी पढ़ लेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति चेतन, अचेतन, सचेतन, अवचेतन सभी अवस्थाओं में केवल और केवल उसी तरीके का व्यवहार करे तो वो आचरण हो जाता है। तो आचरण ऐसा नहीं रह सकता है कि आचरण मेरा 1 घंटे के लिए ये वाला रहेगा। आचरण का मतलब एक कंप्लीट पैकेज है, और ऐसी चीजें ये हो गई हैं कि 24/7 मेरी अप्रोच अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रहेगी। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि आप भले ही अपने सपने को पाने के लिए फिजिकली 6-8 घंटे काम करते हैं, लेकिन जब आप उस चीज पे पूरी तरीके से लग जाते हैं तो ख्वाबों में सपना भी वही आता है। एक भूखे को सपना रात में रोटी का आता है। तो इसलिए ये एक आचरण की अवस्था है, और आचरण का मतलब यही है
कि जब व्यक्ति अपने मन से, अपने कर्म से, अपने मनोरंजन से, अपनी गतिविधियों से, सभी तरीके से अपनी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, और इस आचरण में होना क्या चाहिए, आचरण में होना यही चाहिए कि सृजनात्मकता केवल ये नहीं कि जब ऑफिस में आए मन में भी विचार चलते रहते हैं, जब आदमी नींद के करीब जाता है, जब सो नहीं जाता है, जब बिस्तर पे गया और जब नींद आ रही होती है, मतलब बस लग रहा है कि बस अब जाने वाला हूँ, उस टाइम पर एक ख्वाब जो पिंच करता है, यदि उस तरीके की चीज़ आ जाइएगा तो आप मान लीजिएगा कि आपके पे विद्यार्थी जीवन का आचरण आ गया है। तो वैसे ही उद्यमिता की जो आधारभूत विशेषताएं हैं, जब ये आपको अर्धचेतन अवस्था पर भी आपको इधर उधर से घूमने लगे तो ये व्यक्तिगत आचरण का निर्धारक है। अभी आप मान लीजिए कि आप अपने लक्ष्य की ओर काफ़ी करीब आ चुके हैं, तो ये व्यक्तिगत एक आचरण है। इसके बाद इसी आचरण के कारण आपका व्यक्तित्व जो होगा, देखिए ये अपडेशन करना है, असल में रूपांतरण का मतलब ये होता है अपडेशन करना, अपने आप को अपडेट करते रहना। समय के साथ आपका जो व्यक्तित्व है ये परिवर्तित होगा। देखिए इनकी डिटेलिंग को नहीं लिखवाई जा सकती कि इनको हम लिखवा दें, अगर लिखवा भी देंगे तो आप याद नहीं कर पाओगे। हमने जो बोला इसको ध्यान से सुनो और इसकी दम पर नए विचार अपने अंदर पैदा करो। सिंपल सा मामला है कि अपने अंदर नए विचार पैदा करो। व्यक्तित्व रूपांतरण का मतलब ये हो सकता है, आप लोगों ने पहले बोला कि व्यक्तित्व से बहुत कमज़ोर हैं और फिर व्यक्तित्व से कमज़ोर होने के बाद व्यक्तित्व से बहुत मजबूत हो गए। इसका मतलब शुरुआत में एक उद्यमी में हो सकता था कि इनमें से 3-4 पॉइंट मिसिंग थी, और फिर समय रहते रहते जब व्यक्ति पे उद्यमिता घर कर गई, ये उद्यमिता का भाव जब और मजबूती से उसके भीतर आ गया तो पूरी तरीके से इन आधारभूत विशेषताओं को उसने अपने ऊपर समाहित कर लिया। इसका मतलब ये है कि उद्यमिता एक इस तरीके की बात है कि व्यक्ति प्रारंभ तो करता है और उद्यमिता की जो बेसिक तरीके की थ्योरी हैं, बेसिक प्रिंसिपल हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर विकसित होते जाते हैं, जिसमें नवाचार, सृजनात्मकता उसमें और मजबूती से उसके भीतर घर करती जाती हैं। इस तरीके की कोई बात करें, ये 2-3 चीज़। फिर तीसरे नंबर की बात जो उन्होंने प्रबंधकीय कौशल कहा है, ये तो उद्यमिता में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा क्योंकि जब उद्यमी आता है तो उसको अधिकतम लाभ की आकांक्षा भी रहती है, और अधिकतम लाभ के लिए यही है कि वो अपने न्यूनतम रिसोर्सेज से कम संसाधनों से अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करे। तो ऐसी स्थिति पर उसके लिए प्रबंधकीय कौशल होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रबंधकीय कौशल वित्त को लेकर के भी हो सकता है कि कम पैसों में अधिकतम मुनाफा, वो श्रमिक के लिए हो सकता है कि 4-6 कर्मचारियों से अधिकतम तरीके का काम। अब तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है, तो यही सारी चीज़ें हैं। पूंजी को लेकर के हो सकता है, नई मशीनरी को लेकर के हो सकता है। तो प्रबंधकीय कौशल का मतलब आप समझ पाएँ कि प्रबंधकीय कौशल का मतलब यही है कि जब कम संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना हो, चाहे वो वित्त हो, चाहे पूंजी हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे तकनीक हो, और इन सभी चीज़ों को इस तरीके से यूटिलाइज करना कि इससे हम मैक्सिमम और हम सस्टेनेबल मतलब संधारणीय मतलब लगातार अनवरत तरीके से। अभी एक और प्रबंधकीय कौशल का एक नया आयाम ये हो गया है कि प्रबंध तो आपको ऐसा करना है कि अब आपको केवल अपनी श्रम, अपनी पूंजी, अपने धन को नहीं देखना है, बल्कि आपको पर्यावरण को भी ध्यान रखना है। तो प्रबंधकीय कौशल पर एक और पॉइंट जुड़ सकता है कि अब प्रबंधकीय कौशल में पर्यावरण हितैषी वाली बात भी होना चाहिए कि पर्यावरण के साथ भी हमको न्याय करना है। तो इस तरीके से आपके उत्तर की खूबसूरती बढ़ेगी अगर कोई नई तरीके की बात करोगे तो। सामाजिक विशेषताएं का मतलब यहाँ पर यह है कि उद्यमिता, अभी आप ये देख लीजिएगा कि समाज जो है एक उद्यमिता को कैसे प्रभावित। दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, लेकिन हम उसी चीज़ को बनाएंगे जिस पे समाज को ज़रूरत होगी। जिस भी चीज़ को समाज को ज़रूरत होगी, हम कह रहे हैं ना आवश्यकताओं को उजागर करना है, तो आवश्यकताओं को तो कोई उद्यमी ने कोई अगर नए तरीके का व्यवसाय शुरू किया और यदि वो तत्कालीन समय की सोशल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तब तो फिर वो उद्यमिता का जो जोखिम है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और फिर साहस के माध्यम से वो आगे बढ़ जाएगा। तो अभी वर्तमान समय में समाज को किसकी ज़रूरत है, इसलिए ये कह रहा है कि सामाजिक वातावरण से ये प्रभावित होगा। यदि पास में उदाहरण के लिए लिखा हुआ है कि यदि अगर मेरे चारों ओर एक मंदिर है और मुझे डेली के लिए अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए रोटी का व्यवस्था करना है, तो बेहतर होगा कि प्रसाद की दुकान यदि यहाँ मैं नीचे खोल लूँ, यहाँ पर तो आसपास बहुत दूर दूर तक मंदिर नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो अस्पताल दिख रहा है, यहाँ पर अस्पताल है, यहाँ तो मेडिकल की दुकान ही काम करेगी। सोसाइटी हो, अगर चारों तरफ में लोग हों तो वहाँ पर डेयरी खोल लीजिए, किराने की दुकान खोल लीजिए, रोज़मर्रा की चीज़ें खोल लीजिए, लेकिन प्रसाद की दुकान के लिए मंदिर है। तो कुल मिलाकर के तत्कालीन समाज का जिस जगह पर तुम पेन से मत खेलो, तत्कालीन समय पर जो समाज की जो चारों ओर की जो स्थितियाँ हैं, चारों चीज जगह की दशाएँ हैं, उनसे प्रभावित होता है। अगर कोई मतलब मैं इस तरीके की चीज़ें खोल रहा हूँ कि जैसे कोई लग्जीरियस सामान की दुकान है,
तो लग्जीरियस सामान है जहाँ पर एसी मिलता है और पता नहीं एसी के अलावा रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, ये हैवी तरीके की, तो उसके लिए मेरे को फिर एक प्रॉपर मार्केट चाहिए। प्रॉपर मार्केट का मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन हो उसके पास उनकी जो सेविंग्स हो, मतलब एक मैं झुग्गी झोपड़ी के आसपास वो दुकान लगाऊं या फिर जाकर के एक ऐसे मार्केट में दुकान लगाऊं जहां के लोगों के पास आर्थिक रूप से संपन्नता है। तो फिर उद्यमिता का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। जहां पर विद्यार्थियों की कोचिंग ज़्यादा है वहां पर कॉपी किताबों की दुकान, वहां पर फोटो कॉपी की दुकान, वहां पर ये जो हमारी स्टेशनरी चलती है स्टेशनरी की दुकान। तो कुल मिलाकर के आपका मतलब इस पॉइंट को लेकर के आपको दिमाग में यही वाला पूरा पैकेज रखना है कि चारों ओर के सरकमस्टेंसेस किस तरीके के हैं और उसके बाद हमारा फाइनली डिसीजन जाएगा। तो सामाजिक वातावरण से ये प्रभावित होती है। ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पर एक अनुकूलन का सिद्धांत है, सामाजिक अनुकूलन। देखिए अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि देखिए प्रकृति परिवर्तन का है। आप जानते हैं कि परिवर्तन तो हमेशा होना ही है। हम पे परिवर्तन होता है, छोटे से जीव पे परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, समय में परिवर्तन होता है। लेकिन इस परिवर्तन में क्या है कि देखिए बहुत सारी आप लोगों ने प्रजातियों को देख लिया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रजातियों के विलुप्त होने का मतलब वो लोग ने तत्कालीन परिवर्तन को झेल नहीं पाए। अभी अपने यहाँ पर भी कोई परिवर्तन होता है, अभी बरसात में थोड़ा सा भीग लेते हैं, शरीर अगले दिन उस परिवर्तन का विरोध करता है, हमको जुकाम हो जाता है। लेकिन उस जुकाम के दम पर क्या होता है, बॉडी पे मतलब ये नहीं होता कि जुकाम वगैरह आ जाए या 6 महीने पे एकदम बुखार आ गई तो वो बीमार हो गया। ये अच्छी चीज़ है, शरीर लड़ने को तैयार होता है। ये अनुकूलन का एक उदाहरण है कि यदि हमारी बॉडी उसके विरुद्ध विरोध कर रही है और जब मेरी बॉडी ने विरोध किया उस समय पर मेरी थोड़ी WBC बढ़ी होगी, और वो WBC बढ़ना मेरी बीमारी का लक्षण नहीं है। WBC का बढ़ना, वाइट ब्लड सेल्स का बढ़ने का मतलब ये हुआ कि मैंने उस परिवर्तन के विरोध करने की चेष्टा की और अंत में मैं उसको बीट कर दूंगा। भविष्य में जब भी कोई ऐसा चेंज होगा मुझे उसकी आदत हो जाएगी। जिन स्पीसीज ने इस परिवर्तन का विरोध करने की कोशिश की और उससे वो जीत गए, वही प्रजातियां आज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये वाली बात है कि जब भी समाज में किसी भी तरीके का परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को लेकर के यदि एक उद्यमी अपना इसमें किसी भी तरीके का कोई भी योगदान देगा तो उस उद्यमिता के सफल होने की अपेक्षाएं आकांक्षाएं ज़्यादा होंगी। तो सामाजिक अनुकूलता की थ्योरी या समाज के लिए वो पूरी तरीके से फिट बैठी, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो सामाजिक अनुकूलता में बेसिकली आप यही कह सकते हैं कि समाज में जितने भी तरीके के परिवर्तन होते हैं, जितने भी जैसे आज से अगर 15-20 साल की पहले चला जाए तो शायद मैरिज गार्डन का कल्चर नहीं था। 15-20 साल पहले चले जाएं तो शायद ये मतलब जैसे अभी आप देख रहे हैं लाइब्रेरी का दौर। लाइब्रेरी पहले हुआ करती थी पुस्तकालय, बच्चे जाया करते थे, किताब इशू कराया करते थे, घर पे आकर के पढ़ा करते थे। आज लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये कि लाइब्रेरी इज़ अ रीडिंग रूम, रीडिंग स्पेस। लाइब्रेरी पे बच्चा अपनी किताब लेकर के जाता है, लेकिन नाम हो गया है लाइब्रेरी का। अब यही है कि अब आज क्या है कि अच्छा अपने यहाँ पर उतना नहीं चलता है। दिल्ली बम्बई में तो प्रॉब्लम ये है कि कमरा ऐसा रहता है कि वहाँ पर बच्चा मतलब 6x6 का तो मतलब 4x6 का तो पलंग रहता है और 6x6 का कमरा रहता है, समझ रहे हैं ना। केवल 2 फीट जगह रहती है। वो बच्चा चाहे भी कि वहाँ पर स्टडी टेबल लगाकर मैं पढ़ लूँ तो वो पढ़ नहीं सकता। तो इसलिए दिल्ली बम्बई में लाइब्रेरी का कल्चर आया, खूब सारी लाइब्रेरियाँ बन गई। कमरा ही इतना छोटा है, वो रात में केवल सो सकता है। तो फिर यही है कि जो ये परिवर्तन हो रहा है, ये जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, एक उद्यमी ने अगर वहाँ पर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लेकर के आया तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो पक्का होने वाले परिवर्तन को फुलफिल कर रहा था, इसलिए वो वाली चीज़ सफल हो गई। तो अनुकूलन पे आपको जो मोटे तौर पर याद रखना है वो ये कि समाज में घटित होने वाले तमाम तरीके के परिवर्तन और उन परिवर्तनों से व्यक्ति पे जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को एक उद्यमी अपने नवाचार और सृजनात्मकता से उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करे। और यदि वो प्रयास कर रहा है, यदि वो सफल हो रहा है तो वो सफल उद्यमी है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो सामाजिक वातावरण भी है और सामाजिक अनुकूलता भी है। परिवर्तनों का परिणाम का मतलब आप समझ रहे हैं कि जितने भी तरीके के समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, यही वाली बात आ गई। अनुकूलन के अलावा जितने भी तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं और उन तरीके के परिवर्तनों को वो पूरी तरीके से पूर्ति करे। जैसे अभी हमने उदाहरण ले लिया कि अब यही है कि अब घर परिवार में लोग नहीं आएंगे, लेकिन अब मैरिज एक हॉल पे लड़का और लड़की दोनों तरीके के पक्ष इकट्ठे हो जाएंगे। तो समाज में जितने भी तरीके के चेंज हुए हैं, है ना, पढ़ाई को लेकर के कि भाई अब समाज में अगर अब एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति जो है, मजदूर वर्ग का व्यक्ति भी है, वो अगर उसकी 12-15 हज़ार रुपये भी आमदनी है, वो अपने बच्चे को अब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएगा। अब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आने वाला जो दौर है, वो आने वाला दौर कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के पब्लिशर को, हिंदी मीडियम के टीचर को, हिंदी मीडियम के कंटेंट को
थोड़ा सा अपने आप को मूव तो करना पड़ेगा। तो जब एक उद्यमी आएगा तो वो फिर क्या करेगा, बाइलिंगुअल टीचरों का महत्व बढ़ेगा। अब जो टीचरों को करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि आगे आकर के किताबें भी बाइलिंगुअल बनने लगें, एक तरफ पे ऐसा रहे और एक तरफ पर ऐसा न हो। किताब जनरली मोटी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो इंग्लिश कॉन्सेप्ट में आ जाए। यदि कोई इंसान ऐसा लिख दे अपनी किताब में कि बाइलिंगुअल, तो हो सकता है कि उसका मतलब आउटपुट कुछ अलग लेवल पर मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों का भी लाभ उठाना ही चाहिए। फिर एक लिखा हुआ है सामूहिक प्रतिक्रियाशीलता, ये केवल और केवल यही है, समूह के महत्व की वो बात कर रहा है कि ये उद्यमिता जो है ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि ये एक मतलब ग्रुप का मैनेजमेंट है, ये ग्रुप का एक्शन और रिएक्शन है। तो जब भी हम एक समूह को महत्व देते हैं, यहाँ पर एक प्रकार से उसने संगठन को तवज्जो दी है, कि संगठन की बात की है कि संगठन का कितना बड़ा महत्व है इसमें। तो एक प्रकार से ये एक ग्रुप की एक्टिविटी है, ये किसी व्यक्ति विशेष का भर योगदान नहीं है। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। अब ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ों को आपको अगर एग्ज़ाम हॉल पर तत्काल उगलना है, यहाँ पर उसके लिए आपको निगलना है। पहले आप यहाँ पर निगल लीजिए, इतनी बार निगलिए रिवीजन करते करते कि जहाँ वहाँ पर जब आप वमन करें, उगलें भी, 2 ही 2.5 मिनट है, और 2 ही 2.5 मिनट में तो कुछ भी लपेटा मारता है आदमी। ऐसी राइटिंग चलती है, तो आप खराब राइटिंग में भी आपके पॉइंट यही रहें, आप गलत भी लिखना चाहें तो उत्तर यही रहे। इसके लिए ये कहलाती है कि आपका मेहनत कहाँ करूँ सर, मेहनत करिए आप रिवीजन में। 2 बार इसको घर में इस फ्लो चार्ट को बना करके देख लीजिए, 2 बार बना करके जहां आपने देख लिया आपका खेल खत्म, उसके बाद आपका उत्तर रहेगा ही। व्यक्तिगत विशेषताओं पर मैंने क्या क्या बोल दिया है, मैंने बोल दिया है एक तो क्या है, ये व्यक्तिगत आचरण है, और क्या बोल दिया, ये व्यक्तित्व रूपांतरण की एक प्रक्रिया है, और तीसरे नंबर पर क्या बोल दिया, ठीक है। फिर इसके बाद स्किल तो रहेगा ही, और ये प्रबंधकीय कौशल अलग अलग क्षेत्र पे हो सकता है। आधारभूत विशेषताओं पर तो वही है जो आपको बताया था, मानसिक और भौतिक के बाद वाले जो हैं वही आधारभूत विशेषताएं हैं। फिर सामाजिक विशेषताओं का मतलब ये होता है कि सामाजिक क्या बोला मैंने, सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित, ये भी कह सकते हैं सामाजिक परिस्थितियों के अलावा सामाजिक वातावरण, एक ही बात है। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक अनुकूलन से भी प्रभावित है ये, और इसके अलावा किससे है, परिवर्तनों का ये परिणाम है, और प्रकार से एक सामूहिक क्रियाशीलता है। सामाजिक परिस्थितियां अलग भी लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष की शिक्षा, किसी क्षेत्र विशेष का स्वास्थ्य, ये किस तरीके का है, ये भी एक बड़ी बात है। वहाँ की जनसांख्यिकी कैसी है, ये भी एक बड़ी बात है, कि जनसांख्यिकी का मतलब यही है कि हो सकता है कि खेल का मैदान यदि इस तरीके की चीज़ बनाना है, तो वहाँ पर यदि मतलब आप देखते हैं कि गार्डन जहाँ पर बनते हैं, जैसे मेरे घर के सामने संयोग से छोटे छोटे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, और छोटे छोटे से बच्चों के कारण वहाँ पर पास समीप पे एक गार्डन है, वो गार्डन रोज़ शाम के 5-6 बजे से उन बच्चों की चहचहाहट से गुलजार होता रहता है। तो अगर कोई इस तरीके का, वहाँ पर यदि कोई इस तरीके की दुकान खुल गई जहाँ पर बच्चों के टॉयज़ और ये सारी चीज़ें मिले, तो इसके लिए वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ की जनसांख्यिकी, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की डेमोग्राफी, ये सारी चीज़ें किससे हैं, इससे भी एक उद्यमी अच्छी तरीके से वाकिफ़ रहता है, तभी कदम बढ़ाता है। तो इसमें अपन बातें बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन 3-4 पॉइंट तो लेकर के आपको जाना पड़ेगा। उसमें एक सामाजिक वातावरण है, उसमें एक सामाजिक अनुकूलता है, उसमें एक परिवर्तन है, और उसके अलावा परिवर्तन के अलावा क्या है, सामूहिक प्रतिक्रियाशीलता है। परिवर्तन आप देख पा रहे हैं कि परिवर्तनों का मतलब यहाँ पर यही है कि जब कोविड के बाद हुआ तो पूरे तरीके से एजुकेशन जो था वो किस में हो गया, डिजिटलाइज हो गया, ऑनलाइन हो गया, और अब उसका ही दौर अभी वर्तमान में चल रहा है, ज़्यादा समय तक का रहेगा नहीं। लेकिन फिर उसके बाद यही याद रखना पड़ेगा कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया, और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कई कंपनियों को ये पता चला कि यार वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉय के लिए फ़ायदा तो है ही, एम्प्लॉय से ज़्यादा फ़ायदा तो कंपनी के ओनर को होने लगा, क्योंकि 30-40 लोगों के लिए अलग से हॉल बनाऊं, अलग से उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराऊं, अलग से उसका इलेक्ट्रिसिटी का पे करूं, उन सभी लोगों का आने जाने का भुगतान करूं, मिलता है कई बार ये यात्रा का भत्ता मिलता है, इन सारी चीज़ों का भुगतान करूं। ज़्यादा बेहतर है कि जब उनको कंप्यूटर से ही काम करना है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को जब कंप्यूटर से प्राप्त करना है, तो कोविड भले ख़त्म हो गया, उन लोगों को लगा यार कि ये तो बड़ा अच्छा था, कई चीज़ें संयोग से होती हैं, संयोग से उसका प्रयोग हुआ, और वो प्रयोग इतना सफल हुआ कि अब कई पुणे की और बम्बई की और बेंगलुरु की या अमेजन जैसे ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, इन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपना लिया। तो जो भी बदलाव हो रहा है वो उसी दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं, अब उसी दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। अब वो अपने एम्प्लॉय को यदि देखना हो तो उस पर ही वो वेब कैम और लगा देंगे कि हम अपने एम्प्लॉय को जब देखना होगा देख लेंगे। तो जो ये जो मतलब
ये जो भौतिक संसाधन, जो ये एक हमको अलग से एक प्रेमाइसिस चाहिए था, एक अलग से भवन चाहिए था। कई कंपनियों को लगा यार कि 5,000 लोग अपने घर से काम कर रहे हैं और प्रॉपर मिलता है और वो कर्मचारी को भी अच्छा है। उसको सवेरे 10 बजे से 4 बजे की बजाय अगर उसको कभी लग रहा है कि मेरे को 8 बजे से ही काम करना है, वो 8 बजे ही लॉगिन कर लेता है अपना कंप्यूटर, और अगर उसको लग रहा है तो उसी 2 दिन में ही काम निपटा लेता है। वो लोग आगे चल रहे हैं, एक दिन आगे चल रहे हैं अपने काम से। तो यही सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में पैदा करनी है। ये विषय वो वाला नहीं है कि साइंस है कि इसके न्यूटन के 3 नियम है और न्यूटन के 3 नियमों को याद करना है। न्यूटन के 3 नियम या बायोलॉजी होती तो बायोलॉजी में एक एक पॉइंट को 25 बार रटाती, लेकिन इसका कोई फिक्स हिस्सा नहीं है। और अगर फिक्स हिस्सा नहीं है तो इसमें आपको अपनी थॉट प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा। आर्थिक विशेषताओं में क्या क्या देखोगे आप? आर्थिक विशेषताओं का मतलब ये है संसाधनों का सृजन या संसाधनों को बनाना। संसाधनों का सृजन का मतलब ये समझ लीजिए कि जब जैसे एक टीचर जब यहाँ पर आया, जब कोई टीचर यहाँ पर आता है तो पहले दिन तो मैं आप लोगों से उसका परिचय कराऊंगा। ठीक हो सकता है कि मैं ये भी बोलूँ कि अपने यहाँ के किसी नए एम्प्लॉय को ये भी बोलूँ, जैसे कोई भी आप ट्रेनिंग सेंटर, कोई भी आप जगह पर नियोजित होगे, किसी भी जगह पर आप ज्वाइन करोगे तो वो आपको कुछ प्रशिक्षण देता है। क्योंकि जब आप भर्ती होते हो तब आप केवल और केवल मतलब ये मान लीजिए कि मानव एक संसाधन है। मानव एक संसाधन है का मतलब ये है कि आज जो भी मानव है वो हो सकता है कि इकोनॉमी में आज लाभ ना दे, लेकिन शिक्षण प्रशिक्षण के बाद वो हो सकता है कि अपने पेट के अलावा 10 लोगों को और रोजगार दे दे। तो इसलिए मानव एक संसाधन है। अलग से चला करता था मानव संसाधन विकास। कच्ची जमीन है या कच्ची कोई भूमि है, वहां पर यदि कोई फैक्ट्री खुल जाए तो उस फैक्ट्री से कितने सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एक मजदूर जो है उसके पास वो भले स्किल वाला हो या नॉन स्किल वाला हो, भले ही वो गड्ढा खोदना जानता हो या फिर हो सकता है कि कोई टेक्निकल काम जानता हो, लेकिन जब तक उस व्यक्ति को मौका नहीं मिलेगा वो व्यक्ति उस मौके को भुनाएगा कैसे। तो हमारे पास संसाधन अनेक हैं, और संसाधन का मतलब क्या कहलाता है कि संसाधन जिनसे हमको कल लाभ की प्राप्ति होगी। तो जब एक उद्यमी जब एक नया व्यवसाय शुरू करता है तो फिर ये मान लीजिए कि वो संसाधनों को बनाता है, संसाधनों को ट्रेंड करता है और इसके दम पर लाभ की प्राप्ति करता है। ज़्यादा बेहतर होता यदि संसाधनों के सृजन की जगह यहाँ पर लिखा होता संसाधनों का उपयोग, इस तरीके से लिखा होता। क्योंकि हमारे पास खनिज संसाधन तो हैं, हमारे पास श्रमिक संसाधन भी है, हमारे पास मानव संसाधन भी है, लेकिन उद्यमी पे ये वाली चीज़ रहती है कि संसाधनों के उपयोग की बात बढ़ जाती है, संसाधनों का महत्व होता है। मैं खुद को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेज़ी से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप ही लोग को पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग को भी पढ़ा रहा हूँ। आर्थिक वातावरण की उपज का मतलब मैंने आपको बता दिया। आर्थिक वातावरण की उपज का मतलब मैंने आपको यही बता दिया कि जैसे अपने यहाँ पर जैसे अफ्रीका या मिड अफ्रीका पे चले जाए तो मिड अफ्रीका पर अभी भी अगर आप वहाँ पर चाहें कि कार की कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल दें, देखिए कार के यहाँ अपने यहाँ पर कार की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आपको या तो मिलेंगी दिल्ली में या तो आपको मिलेगी बेंगलुरु में। दिल्ली और बेंगलुरु में कार की फैक्ट्रियाँ इसलिए मिल जाती हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे लिखा ना आर्थिक वातावरण, देखिए जैसे मारुति अगर कई चीज़ें, अगर मारुति जैसे मारुति का शायद दिल्ली में है, दिल्ली या नोएडा में है कि गुड़गांव में है, इनमें से तीनों में से किसी एक जगह पर है, नोएडा या गुड़गांव में मारुति का हेड ऑफिस यहाँ पर। तो उसके लिए बहुत सारे कल पुर्जे चाहिए, उसकी छोटे छोटे से चिप चाहिए, अलग जगह से वो टायर को हो सकता है टायर दूसरी जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जो बॉडी है कार की वो अलग जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंजन की चीज़ें वो अलग जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो इंपोर्ट अगर वो फैक्ट्री जबलपुर में खुलती तो वो उनका जो चार्ज होता, ओवर चार्ज होता, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। फिर एक और चीज़ ये है कि फिर उसके बाद बेहतर ये हो कि दिल्ली में ही उस प्रोडक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक हों। मतलब सर्वे ये बताता है कि दिल्ली में एक महीने पर औसतन 30 से 40 हज़ार कार बिकती हैं। अपने यहाँ पर जबलपुर पर वही मात्रा होगी मुश्किल से 200 या 250। वहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट को लाने पर इतने सारे स्टेट, मतलब इतने सारे स्टेटों को क्रॉस करेगा, यूपी क्रॉस करेगा, ये क्रॉस करेगा, SGST लगेगा, मतलब स्टेट जो आप लोग GST वगैरह पढ़ते हो, कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इससे ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा, उससे ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएगा, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो इसलिए ये फैक्ट्री का वहाँ पर खुलना या आपके यहाँ पर पीथमपुर पे ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री खुलना, इन सभी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अफ्रीका में कोई अगर चीज़ बनेगी तो वहाँ पर अनाज की, वहाँ पर रोज़मर्रा की चीज़ों की, वहाँ पर बेसिक नीड को पूरा करने वाले नए नए उद्यमों की स्थापना होगी। तो आर्थिक वातावरण का मतलब ये है कि राज्य पे उस क्षेत्र विशेष की GDP क्या है, उस क्षेत्र विशेष के लोगों पर, उस क्षेत्र विशेष पर गरीबी का क्या प्रभाव है, उस क्षेत्र विशेष के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसी है, लोगों की बचत कितनी है। और अगर लोगों की बचत है और वो नई अलग जगह पर पैसा अपना निवेश कर सकते हैं, वहाँ पर धूमधाम से अपना नया उद्यम आप शुरू कर सकते हैं।
तो आर्थिक वातावरण की उपज तो रहेगी ही। उच्च उपलब्धि की आकांक्षा, देखिए अगर एक व्यक्ति ये सोच ले, जैसे एक व्यक्ति ये सोच ले कि बस कंप्लीट हो चुका है, मतलब अंत तक एक व्यवसाय जो रहता है, अंत तक एक व्यवसायी अपने लक्ष्य को बढ़ाने की कोशिश करता ही रहेगा। और अगर एक चीज़ ये याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति, व्यवसाय हो या कुछ भी हो, आदमी का ग्राफ या तो उठेगा और या तो गिरेगा। व्यवसाय में कभी ये नहीं होगा कि ग्राफ के बाद वो स्थिर रहे, स्थिर रहने वाला कंसेप्ट नहीं रहता। गिरने इसलिए लगता है क्योंकि आप अगर इस जगह पर स्थिर हैं तो इसका मतलब दूसरा व्यक्ति आपको नीचे गिरा देगा, आपको बढ़ते रहना ही पड़ेगा। लगता है कई बार कि इन लोगों ने कितना पैसा खर्च किया ये अपने शादी ब्याह में, अनंत और राधिका में, तो भाई इन लोगों का टोटल 8 लाख करोड़, 8 लाख करोड़। अब देखिए उन्होंने अपने बेटे की शादी की इतनी धूमधाम से, मैं उस दिन भी कह रहा था आपको दिखाने के लिए नहीं की, जो 6 लाख करोड़ वाला जो उसका कंपटीटर है वो इससे भी आगे करेगा, वो इससे भी आगे करने की कोशिश करेगा। और वो 8 लाख करोड़ रुपया में खर्च क्यों ना करे भाई। 8 लाख रुपए, मैं कह रहा हूँ ना, करोड़ अलग कर देते हैं अपन, 8 लाख करोड़ में करोड़ अलग कर दें, यही मान ले कि 8 लाख रुपए है, अब अपन हर करोड़ को अलग कर देते हैं, 8 लाख रुपया है। तो जिस व्यक्ति को उसने 63 करोड़ में नाचने को बुलाया, उसको 63 करोड़ क्यों समझ रहे हैं? आपके पास 8 लाख रुपए है, 63 रुपए में बुलाया, तो 8 लाख रुपए में कोई 63 रुपए खर्च कर देना बड़ी बात है क्या? हम तो अपने ब्याह में 5 लाख खर्च करते हैं, हम तो 8 लाख में 7 लाख खर्च कर दें, और बल्कि 7,99,000 खर्च कर दें। तो इसका मतलब यही निकल रहा है। तो हंस क्यों रही हो भाई, सही बात यही है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये उच्च उपलब्धि जो है, उच्च उपलब्धि क्या है कि इसका जो कॉम्पिटिटर है, इससे इसका जो कॉम्पिटिटर है, इस कॉम्पिटिटर से इसको आर्थिक क्षेत्र में भी कॉम्पिटिशन करना है, व्यक्तिगत क्षेत्र में भी करना है, अधिकतम मुनाफा कमाना है, शक्ति का प्रदर्शन भी करना है, सारी चीजें करना है। और यदि ये चीज ना करें तो इनका व्यापार डूबने में काम नहीं लगता। 2013 में इनकी 1.5 लाख करोड़ का केवल वो था, 1.5 लाख करोड़ 2013 में। जियो ने थोड़ा सा उनको ज़्यादा ही पुश किया है, 2017-18 में आया है, उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये उच्च उपलब्धि इन लोगों का नया नया विचार है। कुछ चीज़ें फेल भी होती हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश खुले थे, आप लोगों ने देखा रहा होगा। रिलायंस फ्रेश में मतलब उतना कामगार नहीं हुआ, खुले 10 थे, शायद सफल 1-2 ही होंगे शहर में। उनका जो पेट्रोल पंप था, रिलायंस वालों का पेट्रोल पंप था, वो पूरी तरीके से परास्त हो गया, रिलायंस का पेट्रोल पंप नहीं चला। तो ये लोग नए नए विचार अपने लिए लाते हैं और कोशिश तो यही रहती है कि 8 लाख में हम कितना प्रतिशत बढ़े। उच्च उपलब्धि बरकरार रखेंगे तो इसका फायदा क्या रहेगा? इसका फायदा ये रहेगा कि इसका लाभ अंत में हमारे समाज को होता है, और समाज को यदि लाभ होगा तो समाज को न्यूनतम कीमत में वो प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अब तो कई सामान बहुत कम कीमत पर आ गए हैं। टीवी का एक टाइम पीरियड बहुत हाई था, अब अच्छी टीवी मिल जाती है कम पे, स्मार्ट टीवी मिल जाती है। तो ये जब उच्च उपलब्धि के कारण जब ये लोग नए नए तरीके की चीज़ें करते हैं तो फिर लागत भी घटती है, और लागत घटने से उसका फायदा आप लोगों को होता है। पेशेवर क्रिया का मतलब यही है। अच्छा, इससे भी डिलीट हो जाता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पेशेवर क्रिया का मतलब यही होता है, पेशेवर क्रिया का मतलब यही होता है कि आज से पेशा क्या कहलाता है। तो एक शब्द याद रखिएगा कि जिस भी चीज में शिक्षण और प्रशिक्षण लगे, मैंने फिर से एक बार बोल रहा हूं, पेशेवर क्रिया का मतलब जिस भी चीज में शिक्षण और प्रशिक्षण लगे वही पेशा है। पेशेवर क्रिया, इसने पेशे के तौर पर इसको चुन लिया, इसका मतलब उसमें उसने शिक्षण लिया, उसमें उसने प्रशिक्षण लिया, और उससे उसकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। तो उद्यमिता भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण और उसके बाद उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो पेशेवर क्रिया पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि उद्यमिता में शिक्षण, प्रशिक्षण और लाभ और समाज को मदद, ये सारी चीज़ों के गुण निहित हैं, इसलिए उद्यमिता अपने आप में एक पेशेवर क्रिया है, या पेशेवर क्रिया के तौर पर इसको हम चुन सकते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के यही हो गया। इसको आप एक बार अच्छे से रट लीजिए एक बार फिर से कि वैयक्तिक विशेषताओं पर क्या क्या है, वैयक्तिक विशेषताओं पर क्या क्या है, बताओ फटाफट। वैयक्तिक विशेषताओं पर क्या क्या है, आप ही लोग बताओगे। वैयक्तिक विशेषताओं में फर्स्ट नंबर बोलो फटाफट। आचरण हो गया, यह एक आचरण है, और व्यक्तित्व रूपांतरण। आप केवल इतना भर याद कर लेंगे ना कि रूपांतरण, तो व्यक्तित्व रूपांतरण। थर्ड नंबर पर क्या था, प्रबंधकीय कौशल, और ये प्रबंधकीय कौशल हर क्षेत्र का प्रबंधकीय कौशल होगा। अगर हम इसकी सामाजिक विशेषताएं बताएं तो सामाजिक में क्या क्या रहेगा, फटाफट बताइए। सामाजिक वातावरण, पहले नंबर पर क्या बोलिए, सामाजिक वातावरण। सेकंड नंबर पर क्या रहेगा, सामाजिक अनुकूलन। थर्ड नंबर पर क्या रहेगा, हाँ, परिवर्तनों का परिणाम, समाज में जितने भी तरीके के परिवर्तन चल रहे हैं उसका परिणाम। चौथे नंबर पर क्या रहेगा, और भी बता सकते हैं, हाँ,
अरे वो तो आर्थिक का हो गया, वो तो व्यक्तिगत का भी हो गया। और भी कई चीज़ें देख सकते हैं यार, जनसांख्यिकी देख सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जनसांख्यिकी, ये भी तो देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों का शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा है, तो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होगी क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य देख लीजिए वहाँ पर, तो इन सभी चीज़ों से इनसे भी प्रभावित होता है। आर्थिक विशेषताओं पर भी आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। आर्थिक विशेषताओं पर भी क्या क्या है, तो पहली बात तो आर्थिक वातावरण से प्रभावित होगा, दूसरे नंबर पर संसाधनों का नए नए सृजन होगा, ये सब लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं इसमें क्या, आर्थिक परिस्थितियां आप इसमें देखेंगे कि इसमें बीपीएल धारक वगैरह कितने हैं, इन चीज़ों से भी प्रभावित होगी। एपीएल कितने हैं, एबव पॉवर्टी लाइन के कितने हैं, तो इन सभी चीज़ों से हो सकती है। अन्य परिस्थितियां, ये तत्कालीन समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से भी प्रभावित रहता है, ये तत्कालीन समय की तकनीकों से भी प्रभावित होती है, तो इन समय की तकनीकों से भी अपने आप को अद्यतन करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों से देखना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, दो देशों के बीच में अगर मान लेते हैं कि पेट्रोल वाले दो देशों में यदि मतलब क्या कहते हैं, ये पता चल जाए कि, कल्पना कर लेते हैं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन कल्पना कर लेते हैं कि एक साल के लिए जितने भी पेट्रोल वाले ओपेक वाले जितने भी कंट्री हैं, ऑर्गेनाइजेशन है ना पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़, तो ये जितने भी ओपेक वाले देश हैं, यदि इन लोगों के यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाए और पता चल जाए कि इनका ये गृह युद्ध वैसा ही चलेगा जैसे रूस यूक्रेन का, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, अगर ये पता चल जाए तो इसका मतलब कि हमारे पास पेट्रोल कितने दिनों के लिए स्टोरेज होगा, मुश्किल से 15 दिनों के लिए। 16वें दिन से हम क्या करेंगे, उत्ते पे कोई मौका मार दे और बोल दे कि बस हम इलेक्ट्रिसिटी बाइक बनाएंगे, अब कुछ ना बनेंगे, सब लोग बोले हम इलेक्ट्रिसिटी बाइक बनाएंगे। अगर ये डर हो जाए 2 साल के लिए और अभी हम इलेक्ट्रिसिटी बाइक बनाएंगे और फिर पता चलेगा कि वाकई में वो युद्ध खिंच गया, तो वो युद्ध के बाद इलेक्ट्रिसिटी बाइक का ही जलवा हो जाएगा। आगे जाकर के लोगों को पता चल जाएगा, जब उसी की आदत लग जाएगी तो लगेगा नहीं पेट्रोल बाइक से ज़्यादा बेहतर तो इलेक्ट्रिसिटी बाइक है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों से क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से फ़र्क पड़ेगा। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि इनको पढ़ाने पे पहले मैं और भी कोई सब्जेक्ट ले सकता था, लेकिन मैंने इन विषयों को इसलिए लिया क्योंकि मेंस के लिए ये टॉपिक ही सबसे ज़्यादा दर्दनाक है। अभी सोशियोलॉजी शुरू कर देंगे जैसे उद्यमिता भी कंप्लीट होगी, व्यक्तित्व विकास, क्योंकि आप लोग नहीं सोचोगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये आप बता देंगे कुल मिलाकर के। आगे आइए, ये उसी की डिटेलिंग है, ये उसी की डिटेलिंग है, जितनी बात मैंने कर दी उसकी शॉर्ट डिटेलिंग है, उसी से मिलती जुलती होगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। हालांकि एक बार जल्दबाजी पे मैं पढ़ दे रहा हूँ। जोखिम वहन में लिखा है उद्यमिता जोखिम वहन, धन, समय, परिश्रम, क्षमता का पर्याप्त और ये संचालन, बाजारी प्रतिस्पर्धा, मूल्य निर्धारण, बढ़ती, ठीक है। सृजनात्मकता पे एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए। सृजनात्मकता के लिए एक स्टेटमेंट और है, तो आपको एक काम और करना है कि उद्यमिता के आपके जो नोट्स बनेंगे उस नोट्स में अंतिम नोट्स जो है, अंतिम पेज है, उस अंतिम पेज में सभी तरीके के ये अर्थशास्त्रियों के विचारों को एक बार लिख लीजिए और एक बार में उसको आपको याद करना चाहिए। अभी मत लिखिए, घर पे लिखना है बाबू, अब ये नहीं कि मैं लिखवा दूं। तो इस पे देखिए, इस पे क्या कह रहे हैं ये हेजरिच व पीटस, मैं नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन ये कह रहे हैं उद्यमिता उपयोगिता सृजित करने की प्रक्रिया है, तो ऐसी लाइनें याद करना चाहिए। नवाचार के लिए एक और बात फिर से पीटर ड्रकर ने कहा है, पीटर ड्रकर ने नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, अर्थव्यवस्था में नवीन विचारों को प्रस्तुत कर उच्च उपलब्धि प्राप्त करना ही उद्यमिता है। अवसर खोजने की बात हमने कल ही कर ली थी। अवसर पे यही उद्यमी अपनी समस्याओं, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, तकनीकी परिवर्तनों, प्रतिस्पर्धा आदि में भी अवसर खोज करके उसे क्रियान्वित करता है। उपक्रम की स्थापना ये आप बता लेंगे। वैयक्तिक विशेषताओं पर लिखा यह एक आचरण है, तो उन्होंने ड्रकर ने कोटेशन एक बात ही बोली है ड्रकर ने, और उसने बोला कि यह व्यक्तिगत लक्षण नहीं है वरन आचरण है। यह निर्णय लेने की क्षमता का विकास कर व्यक्ति उद्यमी बनकर साहसिक या साहसिक आचरण कर सकता है। आप यही कर लीजिए कि व्यक्ति चेतन और अचेतन अवस्था में अपने लक्ष्य के प्रति लगातार अग्रसर होता है और पूरी तरीके से अपनी प्रत्येक गतिविधि में जो इसकी आधारभूत विशेषताएं हैं उसे अपने आप पे प्रोन्नत करने का प्रयास करता है, एडवांस करने का, प्रमोट करने का प्रयास करता है। जरूरी नहीं यहाँ अगर ये इनका स्टेटमेंट याद रखना है तो रखिए। देखिए स्टेटमेंट के अलावा अंदर का याद भर मत करना, ये वाली मतलब अगर आप एक आध विषय में रट भी लोगे तो बाकी की इतना बड़ा समुंदर है, सबका एक्सप्लेनेशन याद करोगे क्या? तो आपको अंदर से उत्तर विकसित करवाना पड़ेगा आपको। और भी चीज़ें देख लीजिए क्या है, प्रबंधकीय कौशल पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। व्यक्तित्व रूपांतरण की प्रक्रिया, व्यक्ति द्वारा नव प्रवर्तन को अपनाना मात्र ही उद्यमिता नहीं बल्कि निरंतर रूप से वही क्या है, उस क्रिया में संलग्न रहना। तो वही हम जो कह रहे थे कि उस क्रिया में लगातार संलग्न रहना, कि समोसा खा रहे हैं और पता चला कि पेपर है और यहीं पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा, तो समोसा खाओ, उसके बाद फिर इसको पढ़ो प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा, सामने वाला बोलेगा पगला गया है ये, लेकिन उसके बाद भी अरे पीएससी का यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ मैं, प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा ये पढ़ लो। तो जब इस लेवल पर हो सकता है वही सवाल जो है वो एग्जाम में टकरा जाए, ऐसा हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ तो कई दफ़ा हुआ है कि पता नहीं यहाँ पर पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ा था, वहीं का याद आ गया और उसी की दम पे उत्तर निकल गया।
तो यही सारी चीज़ें कहलाती कि अपने आप को 24/7 अगर आप संलग्न रहोगे तो फिर तो बात बन गई। आगे और क्या लिखा हुआ है, आर्थिक विशेषताओं में इसी तरीके की बात की हुई है। उपयोगिता, आर्थिक मूल्य, धन सृजन क्षमता। पीटर ड्रकर ने इसमें भी कहा है प्रत्येक उद्यमिता के पूर्व प्रत्येक संयंत्र कूड़ा तथा प्रत्येक खनिज मात्र एक चट्टान है। ये वाली लाइन उत्तर को कितनी खूबसूरती देगी, ये कितनी अच्छी होगी। वही है संसाधनों का सृजन जो लिखा हुआ है। तो संसाधनों का सृजन हमने बोला था कि लेबर मौजूद है, लेकिन वो लेबर क्या करेगा अगर उसको काम करने का अवसर ही ना मिले। शिक्षक मौजूद है, लेकिन क्या करेगा जब उसको पढ़ाने के लिए बच्चे ना मिले। तो इसलिए जब तक घर में थे तब तक हम कूड़ा थे। पीटर ड्रकर कह रहे हैं कि उद्यमिता के पूर्व प्रत्येक संयंत्र, संयंत्र का मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट टाइप का है, एक मशीन टाइप की है। तो वो उद्यमिता के पूर्व प्रत्येक संयंत्र जो है वो क्या है, एक कूड़ा, और इसके बाद ये वाला, और प्रत्येक खनिज क्या है, मात्र एक चट्टान। और फिर उस चीज़ों का लाभ तो होता ही है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे और उत्तर पे अगर ऐसी बातों को कोड करेंगे। और ऐसा नहीं, जब एक यूनिट आप अपन लोगों का जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो आपका ये है कि हम 5 दिन में आपको 30 नंबर की एक यूनिट अब से पढ़ाएंगे, 5 दिन लेंगे। और जब आप उस यूनिट को पढ़िए, जैसे जिनका अभी मेंस है उनको तो रात में भी अलग से हम कुछ ना कुछ कराएंगे, मतलब सब लोगों को बता करके सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं कि कुछ बच्चों का जिनका मेंस का पेपर है, कुछ यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर भी, कुछ और मेरे पुराने स्टूडेंट भी हैं, उन लोगों को तो और तेज़ी से दौड़ाना है। तो जिन लोगों को तेज़ी से दौड़ाना है उनको, लेकिन जिन लोगों को अगले वाले में मेंस लिखना है, अगले साल मेंस लिखना है, मतलब मई के महीने पे या जून के महीने पे, तो वो क्या करे कि ये 5 दिन दिन रात इसी यूनिट भर में काम करता रहे। और ये ना सोचे कि ये मेरे को याद है। अभी संडे के दिन जब पेपर होगा ना तब पता चलेगा कि कितना याद है। जब लिखने को आदमी बैठता है ना तब पता चलता है। तो अपना 5 दिन इसी पे लगाए रहिए बिल्कुल पूरी ताकत से। और इस स्टेटमेंट को कई बार पढ़िए कि पीटर ड्रकर ने कहा है कि उद्यमिता के पूर्व संयंत्र एक कूड़ा है और खनिज एक चट्टान है। ठीक है, तो ये उस पर कोटेशन ये दिए हैं कि एक श्रमिक उपयोगी है, एक श्रमिक जो है उपयोगी है, इसका मतलब उसके श्रम का आर्थिक मूल्य है, और अगर उसको नौकरी मिल गई तो फिर उससे क्या हो जाएगा, धन सृजन करने की क्षमता आ जाएगी। तो ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला हो सकता है कि ये संसाधनों का सृजन कैसे, तो उसकी उपयोगिता को एक वैल्यू देना और उस वैल्यू के बाद उसको उसका मतलब हम क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। तो ये धन सृजन क्षमता हो गई। इसके बाद आर्थिक वातावरण की उपज। तो आर्थिक वातावरण, तो उद्यमिता को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, क्या कुछ नहीं है, सब कुछ। शुम्पीटर कह रहे हैं उद्यमिता प्रत्येक स्थिति का सृजनात्मक प्रत्युत्तर है। जो बाह्य स्थिति का उसको छोड़ दीजिए, उद्यमिता प्रत्येक स्थिति का क्या है, सृजनात्मक प्रत्युत्तर है, उसका रिएक्शन है। ठीक है, तो जो भी समाज में घट रहा है, राज्य में घट रहा है, अर्थ में घट रहा है, आजकल राजनीतिक पे आज देखिएगा, आजकल एक नए तरीके के स्टार्टअप्स बने हैं। बीते कुछ सालों से जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये क्या कर रही हैं, अपने अलग से कुछ वॉलेंटियर्स बना रही हैं। फिर उसके बाद इन लोगों का अपना अलग IT सेल है। अब ये क्या कर रही हैं कि ये लोग पढ़े लिखे लड़कों को अपने पास बुला रही हैं और वो कह रही हैं कि आप जाकर के हमारे लिए चुनाव प्रचार कीजिए और आप ये बताइए हमको। ये राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, दिग्गज पार्टियां जो बड़ी बड़ी हैं, ये कह रही हैं कि पढ़े लिखे 30-15-25 लड़कों का ग्रुप मिल जाए हमको, और ये ग्रुप हमको ये बताए कि हमको चुनाव का प्रचार में क्या क्या करना है, हमारा चुनावी मैनिफेस्टो। और हम लोगों को अलग अलग रैली तो करना है, लेकिन नेता को ये पता नहीं होता है कि असल में आर्थिक कंडीशंस क्या हैं, असल में सामाजिक परिस्थितियां क्या हैं। ये लोग तो मतलब जो UPSC का इंटरव्यू दिया हुआ है जो बच्चा, या जो PSC का भी इंटरव्यू दिया है, उसको ये नहीं पता कि समाज की स्थितियां क्या हैं। तो आजकल नए नए स्टार्टअप्स ऐसे बने हुए हैं, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ये क्या कर रहे हैं कि लोग पार्टी के लिए, और पार्टियों से ढंग का पैसा लेते हैं, ये पार्टियों के लिए बहुत ढंग से पैसे लेते हैं कि आप लोगों को ये करना है और आपके बदले में प्रचार हम कर देंगे। और प्रचार क्या करना है ये हम जानते हैं। हम लोग हो सकता है मौखिक ना कर पाएँ, क्योंकि स्टूडेंट हो सकता है कि बोलने में बहुत सजग ना हो, बहुत बेहतर ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन वो लोग इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं कि हमारे कुछ मित्र हैं जो दिल्ली BJP के लिए काम किए थे और बड़ा सफल कैंपेन था उनका। तो अब उन लोगों के लिए उनकी डिमांड एकदम से बढ़ गई, वो समाजवादी पार्टी पे जाने वाले हैं वो लोग। और ऐसा नहीं, अच्छा अमाउंट मिलता है, 10-10 करोड़ रुपए मिलता है 25 लोगों को साल भर में काम करने का। ऐसा काम चल रहा है। वो अलग तरीके के उद्यमी बन गए, पता नहीं उनको क्या दिमाग आया था। इसके बाद लिखा हुआ है सभी व्यवसायों में आवश्यक, व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, विकासशील अर्थव्यवस्था हो या विकसित, सभी जगह पर ये वाली जो चीज़ रहेगी, ये उद्यमिता, ये हमेशा बरकरार रहेगी, है ना। चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका का बुरुंडी,
मतलब अल्प विकसित या अविकसित हो और चाहे कितना भी विकासशील हो, इन सारी जगहों पर उद्यमिता रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ ये याद रखिएगा, आपको क्या लगता है कि उद्यमिता जो है, ये जो नवाचार है, हाँ चला लो, मोबाइल चला लो, हाँ नहीं चलाओ, कूट देंगे। तो हम ये कह रहे थे कि आपको क्या लगता है कि उद्यमिता ज़्यादा विकसित देशों में ज़रूरी है, ज़्यादा अल्प विकसित देशों में ज़रूरी है, या ज़्यादा अविकसित देशों में ज़रूरी है? आप लोग से सवाल है ये। अरे तीनों में जरूरी है, वो तो यही लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये सभी व्यवसायों में और सभी क्षेत्रों में और सभी राष्ट्रों में आवश्यक। मैं ये कह रहा हूं तीनों में कहां पर सबसे ज्यादा, अल्प विकसित कि अविकसित, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी है विकसित। उद्यमिता सबसे ज्यादा जरूरी कहां पर है? विकसित में। उसका कारण ये है कि इन लोगों ने अपने संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया है, वहां पर अब कुछ बचा नहीं है, वहां पर अब वो केवल और केवल, अब उन लोगों को सोचो ना कि जमीन में कोई फैक्ट्री लगा दें, वो जमीन ही नहीं है, जमीन कम पड़ गई है। दिल्ली में अगर कोई सोचे कि मैं एक नई दुकान खोलता हूं, बर्बाद हो जाएगा वो दुकान खोलने में। उसको तो कुछ ना कुछ नया इनोवेशन ही चाहिए, इनोवेशन की दम पर ही वो जीत सकता है। आजकल क्लाउड किचन चल रही है। क्लाउड किचन का मतलब समझते हैं? घर से ही चल रहा है खाना, कि घर में ही दिल्ली के लोगों ने घर पे ही मैस बना ली है, क्योंकि वो सोचें बाहर जाकर के दुकान ले लें। अमेरिका के पूरे लोग अपने यहाँ पर कहाँ, यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके यहाँ पर इन्वेस्ट करने को स्पेस ही नहीं बाकी है, उन लोगों के पास जगह तो हो। तो इसलिए ये जितने भी अमेजन, फ्लिपकार्ट और ये जितने भी ओला वगैरह हैं, ये कोई अपने यहाँ का देसी ब्रांड है क्या? अमेजन अपने यहाँ का ओला, ये वहाँ पर नहीं पैसा कमा सकते, वहाँ घर घर ओला है। वह आपको ओला इसलिए चाहिए क्योंकि आपके यहाँ पर किसी के पास कार नहीं है। अमेरिका में ऐसे व्यक्ति बहुत, मतलब अगर आदमी के पास थोड़ा भी पैसा है, एक नॉर्मल भी व्यक्ति, उसके पास कार होगी, तो वो काहे के लिए ओला की जरूरत पड़ेगी? अपन लोगों को है कि बरसात के मौसम पर ओला ले आइए। तो ये जितने भी हैवी हाई तरीके के लोग हैं, इन लोगों का इनोवेशन, और जितना भी इनोवेशन हो रहा है वहीं पर तो हो रहा है, अपन लोग तो अभी उसकी कॉपी कर रहे हैं। अपन लोगों के यहाँ पर स्टार्टअप्स वगैरह चल जरूर रही हैं, लेकिन जब अपन उत्तर लिखेंगे स्टार्टअप्स का, तो लिखेंगे भाई कि स्टार्टअप्स योजनाएं केवल कागजों तक सीमित ना रह जाएं कि ये कागजों में है, बल्कि स्टार्टअप्स और ये इस तरीके का इनोवेशन जब तक ग्राउंड में नजर ना आए तब तक बात कहाँ बनेगी। यहाँ से हैवी तरीके के इंजीनियर चले जाते हैं वहाँ पर ही, क्योंकि उन लोगों के ब्रेन का यूज़ करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो। जितने भी टॉप IIT, टॉप IIM हैं, इन लोगों को यहाँ पर नौकरी मिल रही है 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए पर मंथ। वहाँ पर नौकरी मिल रही है उन्हीं लोगों को भारतीय रुपया के हिसाब से 7-8 लाख रुपया की, क्योंकि उन लोगों के पास उस लेवल के ब्रेन की ज़रूरत है। अपन लोगों के लिए यहाँ पर उस लेवल के ब्रेन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इसलिए अपने यहाँ पर चूंकि उद्यमिता मानसिक विचार शुरू होता है, अभी अपन लोगों के लिए यहाँ अल्प विकसित वाले में क्या है, अभी भी वहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान। अब खेत के लिए कौन सा इनोवेशन चाहिए भाई? बीज तो वही करना पड़ेगा, खेत में हल तो वही करना पड़ेगा, हार्वेस्टर वही चलेगा, वही सारी तकनीक अपनाना पड़ेगी, चाहे भारत हो चाहे अफ्रीका हो। तो इसलिए जैसे जैसे कोई देश अविकसित से अल्प विकसित और अल्प विकसित से विकसित की ओर कदम बढ़ाता है, वैसे वैसे ही वहाँ के व्यवसायियों को चाहिए कि वो इनोवेशन की तरफ और कदम बढ़ाएं, और वहाँ पर उद्यमिता की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। पहले अपन लोगों का 5 फ्लोर के बाद घर बनाने में डर लगा करता था, और ये लगा करता था कि 5 फ्लोर के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जो नीचे के जो पिलर हैं, जो नीचे की चीज़ है, उसमें वो वाली मजबूती रहेगी कि नहीं। अब आप बड़े बड़े जगहों पर देखिए, बड़े बड़े जगहों पर 80 मंजिला घर हैं, बंबई में 80 मंजिला घर हैं। उन लोगों की मजबूती देखिए, उन लोगों ने क्या निर्माण के क्षेत्र पे, जो रियल एस्टेट के क्षेत्र पर जो ये भवन निर्माण की जो तकनीक है, क्या इस भवन निर्माण की तकनीक में कुछ नई नई चीज़ें नहीं लाई होंगी? कंक्रीट का, या आजकल तो और नया, आप पहले छत डाल देते हैं, बाद में दीवारें खड़ी करते हैं, बाद में सारा काम चल रहा है। तो ये सारे इनोवेशन, ये जैसे जैसे समाज कोई विकसित होता है, ये सभी बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोगों तक बाद में पहुंचती हैं, शुरुआत ये वहीं पर हो रही हैं। हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग जागरूक बने और एक बार चक्र ऐसा चलाएं कि जबलपुर का नवाचार वॉशिंगटन ने चुना, वॉशिंगटन का नवाचार जबलपुर ने नहीं चुना। आप लोगों का नवाचार किसने चुना? वॉशिंगटन ने। जब ये वाली बात होगी तो बात बड़ी होगी, बाकी तो अपन पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। उच्च उपलब्धि के बारे में आपको बात कर ली है कि वो ये करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा और लाभ कमाता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। इसके बाद एक कथन ये याद रख लेना, कोई होगा कोई बाबू अपना गैलरमैन, क्या नाम लिखा हुआ है? गैलरमैन। आप लोगों का एक काम तो रहेगा, ये पूरा PDF आपके पास है, आप लोग अंतिम पेज में ये आज लिखे मिलेंगे, ठीक है? और लिखने के बाद फिर आप मेरे को ये भी बताएंगे, कल चेक करवाएंगे और उसको रटवा भी देंगे एक ही बार में, हम ही एक बार में रटवा देंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन वो कोटेशन के बिना बात नहीं बनेगी,
अंग्रेजी वाले उसको तत्काल कन्वर्ट कर लेंगे। उद्यमी को एंटरप्रेन्योर कहा बोला जाता है, सदैव को ऑलवेज बोला जाता है, उच्च को हाई बोला जाता है, उपलब्धि को अचीवमेंट बोला जाता है, लक्ष्य को टारगेट बोला जाता है, के प्रति समर्जित रहते हैं, नहीं समर्पित रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं। तो जैसा हमने हिंदी में बोल दिया वैसे ही तुम अपना अंग्रेजी में लिख लेना, उसमें क्या है। ये तो रोना ही नहीं, कई हिंदी अंग्रेजी वाले जो रोते हैं। एक विकेट कोई और गिरा क्या? आज तो बहुत विकेट, भी बताते हैं इनको, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, सामाजिक विशेषताओं पर मैंने पर्याप्त बात कर ली है। परिवर्तनों का परिणाम सामाजिक अनुकूलन, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी, आर्थिक परिवर्तन का परिणाम, उद्यमिता व्यक्तियों का छोड़ो, सामूहिक हो गया। उद्यमिता का महत्व, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उद्यमिता का महत्व। उद्यमिता की महत्व की बात करेंगे 5 मिनट के बाद। ये बिल्कुल मैसेज नहीं मिलेगा कि अगली क्लास में, ठीक, 5 मिनट बाद मिलेंगे उद्यमिता के महत्व में।